हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आप लोग को बताऊंगा तो उसके आंसर्स को भी समझाऊंगा, ताकि वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक स्टोरी अच्छे से समझा नहीं है, चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तो उनको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही समझ में आ जाए। और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो अगर आंसर अच्छे से याद नहीं भी किए हैं तो अगर वे समझे हुए हैं तो आसानी से अपने आंसर्स को वो लिख के आ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि व्हाट रियली हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द नरेटर इन द स्टोरी द हैक ड्राइवर। आपने ये वाला स्टोरी पढ़ा हुआ अगर है द हैक ड्राइवर, तो इसमें जो नरेटर होता है उसको एक बार बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील होता है। तो हर्ट फील क्यों होता है, तो वही वाला कारण हमें लिखना है, रीज़न देना है, कब होता है, क्यों होता है। ठीक है। आंसर में दिया गया है व्हेन द नरेटर द लॉयर रीच्ड न्यू मिलियन सेकेंड टाइम ही फाउंड बिल एंड लुटकिंस मदर एट द स्टेशन। जो नरेटर होता है वो एक लॉयर होता है और उसका ये जॉब होता है कि कोर्ट जो भी आदेश दे तो उसको वो पालन करे, वो उसको पूरा करना है। तो कोर्ट आदेश देता है नरेटर को कि उसे लुटकिंस नाम के किसी आदमी को खोज के लाना है। ठीक है। तो वो जो नरेटर होता है उसको खोजने के लिए न्यू मिलियन जाता है। ठीक है। अब खोजना क्यों है, क्योंकि उसको एक विटनेस के तौर पे उसको बुलाना था। ठीक है ना। तो इसी वजह से कोर्ट आदेश देता है कि लुटकिंस को खोज के ला। तो जो नरेटर होता है वो न्यू म्यूलन नाम का एक जगह पे पहली बार जाता है। जब वो पहली बार जाता है तो उस टाइम वो किसी को अपने साथ में लेकर भी नहीं जाता है और उसको खोजने के लिए बोला जाता है लुटकिंस को। तो वो लुटकिंस को पहचानता भी नहीं है। ठीक है। लुटकिंस कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो पहली बार जब वो जाता है तो उसको एक बिल नाम का एक आदमी दिखता है। ठीक है। जिसके साथ जो कि एक हैक ड्राइवर होता है। हैक ड्राइवर मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलाता है उसी को हम कहते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या कि जब वो दूसरी बार जाता है, पहली बार जाता है तो उसको लुटकिंस नहीं मिलता है, उसको एक बिल नाम का एक आदमी मिलता है। ठीक है। जो कि एक हैक ड्राइवर होता है और उसको लुटकिंस को खोजने में जो बिल होता है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि जब वो दूसरी बार न्यू मिलियन जाता है तो उसको बिल, जो कि अभी मैंने बताया कि वो एक हैक ड्राइवर है, वो और लुटकिंस की जो माँ होती है वो उन दोनों को स्टेशन में देखता है। ठीक है। तो लिखा हुआ है ही इंडिकेटेड दैट ही वाज बिल हु हेल्प्ड हिम सो मच। दूसरी बार जब वो जाता है तो उसके पास साथ में एक आदमी भी जाता है। ठीक है। पहली बार जाता है तो न्यू मिलियन खोजने के लिए लुटकिंस को, तो उस टाइम उसके साथ कोई नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो लुटकिंस को पहचान नहीं पाता है, फिर वो वापस आ जाता है। लेकिन जब वो दूसरी बार जाता है तो उसके साथ में एक आदमी भी जाता है जो कि लुटकिंस को पहचानता है। ओके। तो जब दूसरी बार वो जाता है तो देखता है कि बिल और लुटकिंस की जो माँ है वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो ये नरेटर जब देखता है उन दोनों को तो उसके पास में खड़ा जो उसके साथ गया हुआ था जो आदमी, उसको बिल को और उस लुटकिंस की माँ को दिखाते हुए बोलता है कि यही वो बिल है जिसने मेरा बहुत ही ज़्यादा मदद किया था लुटकिंस को खोजने में। ठीक है। आगे दिया गया है कि द मैन ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हिमसेल्फ वाज ओलिवर लुटकिंस। तो अब क्या हुआ कि जो आदमी उसके साथ गया था तो वो अब उसको बताता है कि जो तुम जिसको बिल बता रहे हो वास्तव में वही लुटकिंस है, ओलिवर लुटकिंस है। ठीक है। तो यही सस्पेंस है इस वाले स्टोरी में कि जो बिल होता है वही ओलिवर लुटकिंस होता है। ठीक है। तो लिखा है कि एट दिस लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट द नरेटर लाइक ए स्कूल बॉय। तो अब क्या होता है कि जैसे जो बिल होता है यानी कि जो लुटकिंस होता है वो और उसकी माँ जब नरेटर को देखता है या देखती है तो दोनों बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि वे दोनों ही मिल के नरेटर को बेवकूफ़ बनाए थे फर्स्ट टाइम में। जब स्टोरी आप पूरे अच्छे से पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। मैं आपको बस यहाँ पे समझा रहा हूँ आंसर्स को। दिया गया है इट रियली हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द नरेटर इन द स्टोरी। तो जब वे दोनों उसको देख के हंसते हैं तो इससे जो नरेटर होता है उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। ठीक है। तो बस यही वाला आंसर लिख देना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है व्हाट डिड द बुद्धा वांट कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड। बुद्धा
किसा गौतमी को क्या समझाना चाहते थे? तो आंसर में दिया गया है द बुद्धा वांटेड किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज कॉमन एंड मस्ट कम टू ऑल। बुद्धा ये चाहते थे कि किसा गौतमी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि डेथ मृत्यु कॉमन है यानी सामान्य है और एक ना एक दिन सभी को आनी ही है। वन शुड नॉट ग्रीव एंड लेमेंट द डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमसे कोई क्लोज हो तो अगर उसकी मृत्यु कभी हो जाती है तो हम बहुत ही ज़्यादा उसका शोक मनाते हैं। तो बुद्ध का ये कहना है कि अगर आपसे कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, आपसे अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा लगाव हो, अगर उसकी कभी मृत्यु होती है तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा शोक नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरीवन मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ डेथ, यानी कि हर किसी को जो मृत्यु है उसकी सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हर किसी को एक ना एक दिन आनी ही है। तो बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि व्हाट एक्शंस डिड भोली टेक टू स्टॉप हर मैरिज टू विशंबर। भोली का शादी विशंबर के साथ होने वाला था, तो अपने शादी को रोकने के लिए वह क्या कदम उठाती है? तो आंसर में दिया गया है कि भोलीज मैरिज वाज गोइंग टू टेक प्लेस विथ विशंबर हु डिमांडेड 5000 रुपीज़ एज डॉरी। जैसे कि अभी मैंने बोला कि भोली का जो शादी था वो विशंबर के साथ होने वाला था, लेकिन विशंबर ने एक दहेज के रूप में 5000 रुपयों की डिमांड की थी। भोली स्टॉप्ड द मैरिज बाय थ्रोइंग अवे द गार्लैंड इन द फेयर। तो भोली का जहाँ पे शादी हो रहा था तो उसके हाथ में एक वरमाला था, तो वो सबसे पहले क्या करती है कि अपना वरमाला जो है वो फेंक देती है और शादी को रोक देती है। शी थ्रू अवे द वेल एंड आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी एंड रिफ्यूज्ड टू मैरी विशंबर। और भोली के हाथ में घूंघट भी होता है, तो उस घूंघट को भी वो फेंकती है और अपने पिता से कहती है कि जो पैसे उन्होंने दिए हुए हैं विशंबर को तो वो उससे वापस ले ले और शादी रोक दे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि व्हाट पिक्चर ऑफ अमांडा डू यू फॉर्म फ्रॉम द पोयम अमांडा। अमांडा पोयम में एक छोटी सी स्कूल जाने वाली एक लड़की का स्टोरी है अमांडा का। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अमांडा पोयम में अमांडा जो कि एक छोटी सी लड़की है उसके किस चित्र को दिखाया गया है, यानी कि अमांडा के बारे में क्या बताया गया इस पोयम में वो लिखना है। सो आंसर इज अमांडा इज़ ए लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल। अमांडा एक छोटी सी स्कूल जाने वाली एक लड़की है। शी इज़ कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाई हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता से लगातार परेशान है। इट इज़ प्रोबेबली द मदर हु कीप्स कॉमेंटिंग एंड गिविंग सजेशंस टू अमांडा। अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ सजेशन देते रहते हैं, कुछ न कुछ कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं कि ये करो वो करो। तो वैसे ही जो अमांडा की खास करके जो मम्मी है तो वो हमेशा उस पर कमेंट करते रहती है, उसको सजेशन देते रहती है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शी कीप्स आस्किंग अमांडा टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स। उसे किस चीज़ों को करना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अमांडा को उसके मम्मी की तरफ से हमेशा बोला जाता है। बट जो अमांडा होती है वो बेचारी जो लाइफ है वो फ्री होके जीना चाहती है, आज़ाद होके जीना चाहती है। तो बस यही है इस स्टोरी में और इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कैरेक्टर ऑफ नटालिया एज स्केच्ड इन द प्रपोजल। द प्रपोजल में नटालिया का क्या कैरेक्टर स्केच है, क्या चरित्र है, उसको डिस्क्राइब करना है ब्रीफ में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अमांडा के बारे में लिखा और इस वाले क्वेश्चन में हमें नटालिया के बारे में लिखना है। ठीक है, द प्रपोजल जो स्टोरी है उसमें नटालिया का क्या कैरेक्टर स्केच है, उसके चरित्र के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, नटालिया के बारे में हमें लिखना है। तो आंसर में लिखा गया है कि नटालिया वाज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर ऑफ चुबोकोव। नटालिया 25 वर्षीय चुबोकोव की डॉटर थी। सी वाज ए गुड हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग एंड वेल एजुकेटेड। वो एक अच्छी हाउस कीपर थी, बुरी दिखती भी नहीं थी और एक अच्छी वेल एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। सी सीक्रेटली लव्ड लोमोव।
वह चुपके से लोमोव से प्यार भी करती थी, सीक्रेटली प्यार करती थी लोमोव से। शी वॉज ग्रीडी एंड शॉर्ट साइटेड, वह लालची भी थी। शी वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड एज वेल, और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी थी। तो ये कैरेक्टर स्केच था नटालिया का, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, व्हाट साइट डिड वैली एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी बाय बस। यानी बस से पहली यात्रा के दौरान वैली ने किन किन दृश्यों का अनुभव किया। जब वैली पहली बार बस से जर्नी कर रही थी तो उसने क्या क्या चीज़ें देखी जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो आंसर में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी बाय बस वैली एक्सपीरियंस्ड ब्यूटीफुल साइट्स सच एज माउंटेन्स, ग्रीन ग्रास फील्ड्स एंड पाल्म ट्रीज ऑन द वे। जब वो पहली यात्रा कर रही थी बस से तो वैली ने देखा क्या क्या देखा, तो माउंटेन्स को देखा, पहाड़ों को देखा, हरे हरे घास के मैदानों को देखा, पाल्म ट्रीज यानी कि ताड़ के पेड़ों को देखा रास्ते में। और इसके बाद आगे लिखा गया है कि मोर फैसिनेटिंग वाज हर जर्नी व्हेन शी सॉ ए काउ केम गैलोपिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। उसको और भी ज़्यादा मज़ा तब आया जब वो अपने जर्नी के दौरान देखती है कि वो जिस बस से जा रही थी तो उस बस के आगे में एक काव जो था, एक गाय था, वो दौड़ रही थी। तो उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दिस मेड हर लाफ हार्टली, और वो दिल से बहुत ही ज़्यादा हंसती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि वाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। पोएट एनिमल्स की तरफ मुड़कर क्यों देखते हैं और उनके साथ क्यों जीना चाहते हैं। तो आंसर दिया गया है, द पोएट वांट्स टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स बिकॉज ही हैज़ एनालाइज्ड दिस वर्ल्ड टू डीपली एंड रियलाइज्ड दैट एनिमल्स आर प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। जो पोएट है वो जानवरों की तरफ मुड़कर इसलिए देखते हैं और इसलिए जीना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये एनालाइज होता है कि जो जानवर होते हैं वो प्लेसिड यानी कि शांत होते हैं और सेल्फ कॉन्टेंट यानी आत्मनिर्भर होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो शांत और आत्मनिर्भर होते हैं। दे आर सेटिस्फाइड विथ देयर फेट एंड नेवर कंप्लेन अबाउट इट। वे अपने भाग्य से यानी अपने लाइफ से संतुष्ट होते हैं, ठीक है। फेट मतलब संतुष्ट होना। जो एनिमल्स होते हैं वे अपने लाइफ से संतुष्ट होते हैं और वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं। बट ह्यूमन बींग्स आर नेवर सेटिस्फाइड विथ देयर कंडीशन। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो अपनी परिस्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तो यही कारण है कि जो पोएट है वो एनिमल्स के साथ जीना चाहते हैं और उनकी तरफ मुड़कर वो देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड इब्राइट्स के लाइफ में एक किताब कैसे एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, यानी कि जो बुक है वो किस प्रकार से रिचर्ड इब्राइट्स के लाइफ को बदल देता है, तो उसके बारे में लिखना है हमें। यानी जो बुक है उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था कि रिचर्ड इब्राइट्स के लाइफ को पूरा बदल देता है। तो आंसर में लिखा गया है कि द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। रिचर्ड के लिए ये जो बुक है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तो ये साइंस का जो दुनिया है उसको खोल कर रख देता है रिचर्ड इब्राइट्स के लाइफ को। आफ्टर रीडिंग इट, इसे पढ़ने के बाद, ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। जैसे ही वो इस बुक को पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उन्हें तितलियों के प्रवास पर यानी माइग्रेशन पर नज़र रखने में दिलचस्पी होने लगती है, ठीक है। दिस इंटरेस्ट लेड हिम टू अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब ये जो इंटरेस्ट है, जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट लगने लगता है तो हम दूसरे चीज़ों पर भी जो है उस पर प्रोत्साहित होते हैं वो चीज़ करने के लिए। तो जब उन्हें बटरफ्लाई के माइग्रेशन के ट्रैकिंग के लिए जब वो इंटरेस्ट हुए तो इसके बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट और दूसरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए भी अब उनमें इंटरेस्ट जगा और उनके लिए वो प्रोत्साहित हुए। फाइनली ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट, और फाइनली वे एक महान वैज्ञानिक फिर बने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट,
वाई डज अमेंडा से सो, यानी साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम स्वीट है। अमेंडा ने ऐसा क्यों कहा? तो आंसर में लिखा हुआ है कि अमेंडा सेज दैट द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट बिकॉज शी वांट्स टू लीड ए लाइफ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अमेंडा ऐसा क्यों कहती है कि साइलेंस गोल्डन है जबकि फ्रीडम स्वीट है? क्योंकि वो लाइफ को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से जीना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का रोक टोक करे। सी लाइक साइलेंस, उसे चुप्पी पसंद है, वो साइलेंस रहना उसको पसंद है। बिकॉज सी वांट्स टू रोम फ्रीली, ताकि वो फ्री होके जी सके। एंड अनडिस्टर्ब्ड इन ए काल्म ग्रीन सी लाइक ए मरमेड, जैसे कि एक जो समुद्र होता है वो एक आज़ाद होता है, तो बिल्कुल उसी की तरह एक समुद्र की तरह वो भी एक आज़ाद रहना चाहती है। अगेन सी लाइक्स फ्रीडम इन लाइफ लाइक एन ऑर्फन टू escape द nagging of her parents and have the liberty to roam freely on the streets। एक बार फिर से वो ये कहती है कि वो आज़ाद रहना चाहती है, फ्री रहना चाहती है अपने लाइफ से। वो किसी के साथ बंधी हुई नहीं रहना चाहती है। कोई उसे किसी भी तरह का अगर रोक टोक करती है तो वो नहीं चाहती है। जैसे हम एक अनाथ बच्चे को देखते हैं कि उसके कोई भी माता पिता अगर नहीं हो तो वो एकदम पूरी तरह से फ्री है, उसको कोई रोक टोक नहीं करने वाला है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसके माता पिता से उसको किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल यही लाइफ जो है वो अमेंडा जीना चाहती है, मतलब वो स्वतंत्र रहना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि उसको किसी भी तरह का कोई डिस्टर्ब करे और वो साइलेंस रहना चाहती है, यानी उसे स्वतंत्रता पसंद है। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट आइए, लास्ट एक हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वाई डू यू थिंक एम लॉयजल वॉज ए लविंग हस्बैंड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एम लॉयजल एक लविंग हस्बैंड थे, यानी कि एक प्यार करने वाले पति थे? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर दिया गया है कि एम लॉयजल ट्राइड टू मेक हिज वाइफ हैप्पी बाई ऑफरिंग टू गिव हर 400 फ्रांसेस टू बाई ए सुटेबल कॉस्ट्यूम। एम लॉयजल अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए उसे ऑफ़र किए थे 400 फ्रांसेस का, जिससे कि वो एक सूटेबल कॉस्ट्यूम खरीद सके, यानी उसकी जो वाइफ है वो एक सूटेबल कॉस्ट्यूम खरीद सके। इसके लिए वो 400 फ्रांसेस का ऑफ़र किया था। दैट ही हैड सेव्ड दैट सम टू बाई ए गन टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। जो कि वो जो 400 फ्रांसेस था तो वो जो पैसा था वो बचा के रखा हुआ था, क्योंकि अगली समर को उसे एक हंटिंग पार्टीज़ के लिए एक गन खरीदना था। लेकिन वो गन खरीद के वो जो 400 फ्रांसेस था वो अपनी वाइफ को दे रहा था, ऑफ़र कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि जो एम लॉयजल थे वो एक लविंग हस्बैंड थे, वो अपनी वाइफ के खुशी को देख रहे थे। सो आज के लिए बस इतना ही। ये 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम 4 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।